जिस दिन इंसान ने मोबाइल को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया, उसी दिन उसने धीरे धीरे अपने परिवार, अपने सपने और अपने भविष्य दूरी बनानी शुरू कर दी। मोबाइल कभी बुरा नहीं था, लेकिन उसकी लत ने न जाने कितने घरों की हंसी छीन। आज की ये कहानी शायद आपको ही आसपास के किसी बच्चे, किसी दोस्त या शायद खुद की याद दिला दे। सुबह का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा खेतों की छूती हुई आगे बढ़ रही थी। पेड़ पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे। दूर दूर तक फैली हरियाली मन को शांति दे रही थी। गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे चलते हुए लेखक मल्होत्रा रोज की तरह महारानी स्थान मंदिर की ओर जा रहे थे। ये रास्ता उन्होंने हमेशा अच्छा लगता था। खेत, तालाब, पेड़, मिट्टी की खुशबू और रास्ते में मिलने वाले लोग उन्हें जीवन का असली अर्थ याद दिलाते थे। लेकिन उस सुबह उनकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जिसने उनके कदम रोक दिए। मंदिर से कुछ दूरी पहले एक छोटी सी पुलिया, वहां लगभग 10 बच्चे बैठे थे। किसी के हाथ में मोबाइल था और वो युद्ध वाला गेम खेल रहा था। कोई छोटे बच्चे वीडियो देख रहा था, कोई सोशल मीडिया पर बिना रुके अंगूठा चलाए जा रहा था। दो बच्चे एक दूसरे के पास बैठे थे, लेकिन उसकी नजर एक दूसरे पर नहीं, मोबाइल की ये स्क्रीन पर थी। मल्होत्रा कुछ देर चुपचाप उन्हें देखते। उन्होंने सोचा, ये वही उम्र है जिसमें हम मिट्टी को खेलते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। आज इन्हें धूप नहीं दिखती, खेत नहीं दिखते, दोस्त नहीं दिखते, बस स्क्रीन दिखती है। उसी समय मंदिर की घंटियां बजने लगी, लेकिन आचार्य की बात यह थी कि किसी बच्चे ने सिर उठाकर भी नहीं देखा। लेखक धीरे धीरे पुलिया के पास पहुंचे और मुस्कुराकर बोले, बेटा क्या कर रहे हो? किसी ने उत्तर नहीं दिया। सभी की उंगलियां पहले की तरह स्क्रीन पर चलती रही। उन्होंने फिर पूछा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? इस बार एक लड़के ने बिना ऊपर देखे कहा, जाएंगे, पहले एक मैच खत्म होने दीजिए। दूसरे ने कहा, अंकल अभी बात मत कीजिए, मैं हार जाऊंगा। मल्होत्रा मुस्कुरा तो दिए, लेकिन उनके भीतर कहीं गैर चिंता पैदा हो गई। उन्हें लगा कि बच्चा मोबाइल नहीं चला रहे, बल्कि मोबाइल उन्हें चला रहा है। कुछ देर बाद एक छोटा बच्चा, उनकी उम्र मुश्किल से 12 वर्ष रही होगी, गेम हार गया। उसने गुस्से में मोबाइल जमीन पर पटक दिया और जोर से बोला, सब तुम्हारी वजह से हुआ। बाकी बच्चे हंसने लगे। लेखक ने उसे पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। तुम रोज यहाँ आते हो? हाँ, सुबह भी शाम भी। पढ़ाई कब करते हो? रात में कभी कभी। और खेलते कब हो? आर्यन ने मोबाइल की ओर देखते हुए कहा, यही तो खेल है। ये उत्तर सुन मल्होत्रा कुछ क्षण के लिए अब बिल्कुल शांत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि आज के बच्चों के लिए खेल का अर्थ ढल चुका है। इसी बीच एक वृद्धा व्यक्ति वहां से गुजरे। उन्होंने बच्चों को देखा और दुखी होकर बोले, पहले यही पुलिया बच्चों की हंसी से गूंजती थी, अब यहाँ सिर्फ मोबाइल की आवाज सुनाई देती है। उनकी बात सुनकर मल्होत्रा के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। क्या सचमुच मोबाइल ने बचपन छीन लिया? क्या माता पिता अनजाने में अपने बच्चों को ऐसे दुनिया में धकेल रहे हैं जहाँ रिश्ते से अधिक महत्व स्क्रीन का है? क्या ये केवल मनोरंजन है या धीरे धीरे बनने वाली ऐसी लज्जा भविष्य को निकाल सकती है? मंदिर में पूजा करने के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। वापसी में उन्होंने फिर से उसी पुलिया की ओर देखा। बच्चे अब भी वहीं बैठे थे, सूरज ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन किसी ने मैदान की ओर कदम नहीं बढ़ाया, किसी ने पेड़ की छांव में बैठकर कहानी नहीं सुनाई, किसी ने अपने दोस्त की आंख में देखकर बात नहीं की। सबकी दुनिया 5-6 इंच की स्क्रीन में कैद थी। घर लौटते समय मल्होत्रा ने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन जब मोबाइल इंसान के समय, रिश्ते, स्वास्थ्य और सपनों का मालिक बन जाए, तब वही सुविधा सबसे बड़ी गुलामी बन जाती है। उन्होंने उसे तय किया कि वो इस विषय पर एक कहानी लिखेंगे जो केवल बच्चों को नहीं बल्कि हर माता पिता और हर युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दे। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन इन्हीं बच्चों में से एक का शायद ऐसी घटना होने वाली जो पूरे गांव की सोच बदल दे। अगले सुबह लेखक मल्होत्रा फिर उसी पगडंडी से महारानी स्थान मंदिर की ओर निकले। उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था, क्या वो बच्चे आज भी उसी पुलिया पर मिलेंगे? जब वो वहां पहुंचे तो दृश्य लगभग वैसा ही था। कुछ बच्चे फिर मोबाइल में डूबे हुए थे, लेकिन कल वाला लड़का आर्यन वहां नहीं था। लेखक ने पूछा, आर्यन आज नहीं आया? एक लड़के ने बिना सर उठाए कहा, वो रात भर गेम खेलता रहा, सुबह देर तक सोता रहा, उसकी माँ बहुत डांट रही थी। ये सुनकर मल्होत्रा के मन में चिंता बढ़ गई। मंदिर से लौटते समय उन्होंने सोचा कि क्यों ना आर्यन के घर जाकर उससे मिले। आर्यन का घर गांव के किनारे था। जैसे ही वो पहुंचे, भीतर से तेज आवाज सुनाई दी, कब तक यही मोबाइल चलाता रहेगा? किताबें धूल खा रही हैं, खाना ठंडा हो गया है, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसकी माँ की आवाज थी। आर्यन गुस्से में बोला, बस 5 मिनट आओ। माँ ने मोबाइल छीनने की कोशिश की तो वो चिल्ला था, कोई मेरा मोबाइल नहीं छुएगा। दरवाजे पर खड़े मल्होत्रा ने ये शब्द देखा। उन्हें लगा जैसे ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं,
बल्कि आज के हजारों घरों की सच्चाई है। आर्यन के पिता खेतों में मेहनत करते थे, उन्होंने बेटों की पढ़ाई के लिए अपनी बचत से स्मार्टफोन खरीदा ताकि वो ऑनलाइन पढ़ सके, लेकिन पढ़ाई धीरे धीरे पीछे छूट गई और गेम, छोटे वीडियो और सोशल मीडिया उसकी दुनिया बन गई। रात देर तक जागना, सुबह देर से उठना, पढ़ाई में मन न लगाना, परिवार से चिड़चिड़ा व्यवहार करना, ये सब उसके रोजमर्रा की आदत बन चुकी थी। मल्होत्रा ने शांत स्वर में पूछा, बेटा आखिर बार तुमने बिना मोबाइल के पूरा दिन कब बिताया? आर्यन कुछ पल सोचता रहा, उसे याद ही नहीं आया। लेखक मुस्कुराए नहीं, इस बार उनकी आंख में चिंता साफ दिखाई दे रही। उन्होंने कहा, जब इंसान किसी चीज के बिना एक दिन भी न रह सके तो समझ लो वो जरूरत नहीं, लत बन चुकी है। आर्यन ने बात को हल्के में लिया, सब चलाते हैं, मोबाइल में अकेला थोड़ी हूं। मल्होत्रा बोले, गलत काम अगर सब करे तो क्या वो सही हो जाता है? आर्यन चुप हो गया। इसी बीच उसकी छोटी बहन अपनी कॉफी लेकर आई। भैया ये सवाल समझा दो। आर्यन ने बिना देखे कहा, बाद में आना। वो उदास होकर लौट गई। मल्होत्रा ने देखा एक मोबाइल केवल समय ही नहीं खा रहा था, बल्कि भाई बहन का रिश्ता भी कमजोर कर रहा था। उन्होंने आर्यन से कहा, आज शाम मेरे साथ प्रिया पर मिलना, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। आर्यन ने अनमने ढंग से ही आकर दी। शाम को लेखक समय पर पहुंचे। आर्यन भी आया, लेकिन उसके हाथ में फिर मोबाइल था। मल्होत्रा ने उससे कहा, इसे 5 मिनट के लिए बंद कर दो। आर्यन बेचैन होने लगा, बार बार जब टटोलता, स्क्रीन देखने की कोशिश करता, लेकिन लेखक ने पूछा, क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया। मल्होत्रा बोले, यही बेचैनी लत की पहली पहचान है। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा, अगर आज से 1 महीने तक तुम्हें मोबाइल न मिले तो? किसी ने कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। दूसरे ने कहा, मुझे नींद नहीं आई। तीसरे ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। लेखक ने गहरी सांस ले उन्होंने कहा, सोचो, जिस चीज के बिना तुम खुद को अधूरा समझने लगे, क्या तुम उसके मालिक हो या उसके गुलाम? सभी बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहली बार किसी ने यह सवाल उनसे पूछा था। उसी समय गांव के एक शिक्षक वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि पिछले साल का बच्चों के परीक्षा परिणाम पहले से बहुत खराब है। कारण केवल एक था, मोबाइल पर घंटों बिताए जाने वाला समय। बच्चों के चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। आर्यन पहली बार गंभीर दिखाई दिया। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में मैं बदल सकता हूँ? मल्होत्रा मुस्कुराए, हर इंसान बदल सकता है अगर वो अपनी कमजोरी को पहचान ले। आर्यन ने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी। ये एक छोटा कदम था, लेकिन सही दिशा में उठाया गया पहला कदम। मगर उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा भी बाकी थी। अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे ये एहसास दिलाएगी कि मोबाइल की एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगली सुबह गांव में हमेशा की तरह चहल पहल। खेतों की ओर जाते किसान, स्कूल की ओर निकलते बच्चे और मंदिरों की घंटियां मधुरामय वातावरण को जीवंत बना रही थी। लेकिन आर्यन के मन में एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। पिछली शाम लेखक मल्होत्रा की बातें उसके मन में बार बार गुजर रही थी। जिस चीजों के बिना तुम एक दिन भी नहीं रह सकते, समझ लो तुम उसके मालिक नहीं, उसके गुलाम हो। उसने निश्चय किया कि आज वो मोबाइल कम चलाएगा। सुबह उठकर उसने किताब खोली, लेकिन तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, आपके दोस्त ऑनलाइन है। उसने सोचा, बस 2 मिनट देखकर वापस पढ़ाई करूँ। 2 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए, उसे पता ही नहीं चला। इसे बीच उसकी माँ ने आवाज लगाई, आर्यन स्कूल का समय हो गया। वो घबरा कर तैयार हुआ और जल्दी जल्दी साइकिल लेकर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में भी मोबाइल जेब से निकलकर संदेश देखने लगा। तभी सामने से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आई। आर्यन का ध्यान सड़क पर नहीं था। अचानक उसकी साइकिल फिसली और वो सड़क किनारे गिर पड़ा। उसके हाथ और घुटनों में चोट लग गई। मोबाइल दूर जाकर गिरा और इसकी स्क्रीन टूट गई। आसपास लोग दौड़कर, किसी ने उसे उठाया, किसी ने पानी पिलाया। संजोग ने से उसी समय लेखक मल्होत्रा भी वहां से गुजर रहा था। मैंने आर्यन को देखा और तुरंत उसके पास पहुंचे। बेटा ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आर्यन की आंख में आंसू आ गए। वो दर्द से कम और शर्म से ज्यादा रो रहा था। कुछ देर बाद उसके पिता भी पहुंच गए। उन्होंने बेटों को गले लगाए। गुस्सा करने के बजाय केवल इतना कहा, बेटा हमें नया मोबाइल नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना मुस्कुराता हुआ बेटा वापस चाहिए। ये शब्द आर्यन के दिल में उतर गए। घर लौटने के बाद उसने पहली बार अपने कमरों को ध्यान से देखा। मेज पर धूल जमी किताबें थी, अधूरी कॉपियां थी। दीवार पर लगा उसका सपना, बड़ा इंजीनियर बनना है, धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। उसे याद आया कि कभी वो पढ़ाई में सबसे आगे रहता था, कबड्डी में गांव का सबसे तेज खिलाड़ी था, दोस्तों के साथ घंटों मैदान में खेलता था। लेकिन पिछले 2 वर्षों में उसकी दुनिया केवल मोबाइल की स्क्रीन तक सिमट गई थी। उसी शाम मल्होत्रा उससे मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा, आज भगवान ने तुम्हें केवल चेतावनी दी है, कई लोगों को दूसरा मौका भी नहीं मिलता। आर्यन ने सर झुका लिया। अंकल मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ, लेकिन जब मोबाइल हाथ में आता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। मल्होत्रा मुस्कुराए, बेटा आदत एक दिन में नहीं बनती, इसलिए एक दिन में छूटती भी नहीं, लेकिन हर बड़ी जिद की शुरुआत छोटे फैसलों से होती है। उन्होंने आर्यन को एक डायरी दी
आज से हर रात इसमें लिखी आज मैंने मोबाइल कितने घंटे चलाया और कितने समय अपने सपनों को दिया। अगले दिन से आर्यन ने कोशिश शुरू की। पहले दिन उसे 6 घंटे के बजाय 4 घंटे मोबाइल चलाया। दूसरे दिन 3 घंटे, फिर उसने शाम को मैदान में जाकर पुराने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला। कई महीने बाद उसके चेहरे पर वैसी मुस्कान लौटी जैसी बचपन में हुआ करती थी। उसकी छोटी बहन फिर कॉपी लेकर आई। इस बार आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, आओ आज मैं तुम्हें पूरा अध्याय समझाता हूँ। बहन की आंख में खुशी चमक उठी। माँ दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देख भावुक हो गई। मल्होत्रा दूर खड़े ये शब्द देख रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मोबाइल छोड़ने से जीवन खाली नहीं होता बल्कि जीवन फिर से भरने लगता है। लेकिन परिवर्तन का रास्ता अभी आसान नहीं था। मोबाइल की लत बार बार आर्यन को अपनी ओर खींचने वाली थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या वो इस बार अपने सपनों को चुनेगा या फिर उसी स्क्रीन की कैद में लौट जाए? आर्यन के जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। मोबाइल की लत एक ऐसी जंजीर थी जो बार बार उसे अपनी ओर खींच रही थी। कभी कोई नया गेम, कभी सोशल मीडिया की घंटी, तो कभी दोस्तों का संदेश। हर दिन उसे इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहा था। एक सुबह लेखक मल्होत्रा फिर महारानी स्थान मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ते में वही पुलिया दिखाई दी, लेकिन आज का दृश्य कुछ अलग था। कुछ बच्चे अब भी मोबाइल में खोए थे, लेकिन पुलिया के दूसरे ओर आर्यन अपनी किताब खोलकर बैठा था। उसके पास मोबाइल था पर वो बंद पड़ा था। मल्होत्रा उसके पास पहुंचे और मुस्कुराकर बोले, आज मोबाइल नहीं चला रहा? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, चला सकता है, लेकिन आज मेरा सपना ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर लेखक के चेहरे पर संतोष झलक रहा। उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, जिसने अपने समय पर अधिकार कर लिया उसे अपनी किस्मत पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे आर्यन ने अपनी दिनचर्या बदलने शुरू कर दी। वो अब सुबह जल्दी उठता, आधा घंटा व्यायाम करता, फिर पढ़ाई करता, स्कूल से माँ के काम में हाथ बढ़ाता और शाम को दोस्तों के साथ मैदान में खेलता। उसने मोबाइल के लिए एक नियम बनाया, केवल जरूरी काम पर सीमित समय। शुरुआत में ये बहुत कठिन लगा। कई बार उसका मन करता कि घंटों वीडियो देखे, लेकिन हर बार वो अपनी डायरी खोलता। पहले पन्ने पर मल्होत्रा की लिखी एक पंक्ति थी, जो अपने मन को नहीं जीत सकता वो दुनिया की कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। यही पंक्ति उसे संभाल ले। कुछ ही दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। वो पहले की तरह चिड़चिड़ा नहीं रहा। घर में हंसी लौट आई। उसकी छोटी बहन अब रोज उससे पढ़ाई पूछती और वो धैर्य से समझाता। स्कूल में भी शिक्षक ने उसकी मेहनत पर ध्यान दिया। एक दिन कक्षा में शिक्षक ने कहा, इस महीने सबसे अधिक सुधार जिस छात्र ने किया है उसका नाम है आर्यन। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। आर्यन की आंख में खुशी के आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी गेम जीतने में नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करने में है। उसी शाम वो पुलिया पर पहुंचा। वहां वही बच्चे मोबाइल में डूबे हुए थे। आर्यन उसके पास बैठा और बोला, चलो आज मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। एक लड़के ने कहा, अभी नहीं, लेवल पूरा करना है। दूसरे ने कहा, बाद में। आर्यन मुस्कुराया। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले वो भी यही जवाब देता था। उसने जबरदस्ती नहीं की, बस इतना कहा, मोबाइल तुम्हें कुछ समय की खुशी देगा, लेकिन मेहनत पूरी जिंदगी का सम्मान देगी। उसकी ये बात दो छोटे बच्चे उठे और उसके साथ मैदान की ओर चल पड़े। मल्होत्रा दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जब एक इंसान बदलता है तो उसका प्रभाव केवल उस तक सीमित नहीं रहता, वो कई और लोगों के जीवन में भी बदलाव की शुरुआत बन जाता है। आर्यन अब समझ चुका था कि मोबाइल दुश्मन है उसका गलत और अनियंत्रण उपयोग। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, वार्षिक परीक्षा, जहाँ उसे केवल किताबों का नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास का भी इम्तिहान देना था। उसे विश्वास था कि इस बार वो केवल अच्छे अंक नहीं बल्कि अपनी नई जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। देखते ही देखते वार्षिक परीक्षा का समय आ गया। पूरे गांव के बच्चे अपनी अपनी तैयारी में जुट गए, लेकिन इस बार आर्यन पहले वाला लड़का नहीं था। अब उसकी सुबह मोबाइल की स्क्रीन से नहीं बल्कि सूरज की पहली किरण और किताब के साथ शुरू होती थी। लेखक मल्होत्रा रोज की तरह महारानी स्थान मंदिर जाते समय उसे कभी पेड़ की छाया में पढ़ते देखते तो कभी मैदान में दौड़ लगाते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। एक दिन मल्होत्रा ने पूछा, आर्यन हम मोबाइल कितना चलाते हैं? आर्यन मुस्कुरा कर बोला, जरूरत जितना। पहले मोबाइल मेरे समय का मालिक था, अब मैं अपने समय का मालिक हूँ। ये उत्तर सुनकर लेखक के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। परीक्षाएं शुरू हुई। आर्यन ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से हर प्रश्न पत्र लिखा। परीक्षा समाप्त होने के बाद भी उसने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। वो अपने दोस्तों के साथ खेलता, परिवार के साथ समय बिताता और गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने भी लगा। कुछ सप्ताह बाद परीक्षा परिणाम घोषित हुए। पूरे विद्यालय में उत्साह का माहौल था। बच्चे अपनी अपनी अंक तालिका देखने के लिए दौड़ रहे थे। आर्यन कांपते हाथों से अपना परिणाम देखने पहुंचा। उसकी आंख में आंसू आ गए। वो केवल उत्तीर्ण नहीं था बल्कि अपनी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों में शामिल हो गया। उसके शिक्षक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंकों से भी बड़ी बात यह है कि तुमने खुद को बदल लिया, यही असली सफलता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। पिता की आंख में गर्व था।
छोटी बहन खुशी से उछल रही थी। उस शाम गांव के लोगों ने पुलिया के पास एक छोटी सी बैठक रखी। वहीं पुलिया जहां कभी बच्चे घंटों मोबाइल में खोए रहते थे, इस बार वहां मोबाइल नहीं बल्कि बातचीत, हंसी और प्रेरणा थी। गांव के बुजुर्ग ने लेखक मल्होत्रा से कुछ कहने का आग्रह किया। मल्होत्रा खड़े हुए और बोले, मोबाइल ज्ञान का सबसे बड़ा साधन भी बन सकता है और समय का सबसे बड़ा चोर भी। दोस्त मोबाइल का नहीं, हमारे उपयोग का है। जिस दिन हम मोबाइल को अपनी सुविधा तक सीमित रखेंगे उसी दिन वो हमारा सेवक रहेगा, लेकिन जिस दिन वो हमारी आदत और लत बन जाएगा उसी दिन वो हमारा मालिक बन जाएगा। उन्होंने बच्चों की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, लेकिन तुम्हारे भीतर उससे कहीं बड़ा एक भविष्य भी है। फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें स्क्रीन की रोशनी चाहिए या अपने जीवन की सफलता की चमक। आर्यन उठकर सबके सामने आया। उसने कहा, अगर उस दिन मेरी छोटी सी दुर्घटना नहीं होती और अगर मल्होत्रा अंकल मुझे सच नहीं बताते तो शायद मैं आज भी अपने सपनों से दूर होता। मैंने सीखा है कि दुनिया का सबसे कीमती धन पैसा नहीं, समय है। जो समय खो देता है वो बहुत कुछ खो देता है। सभी लोग तालियां बजाने लगे। लेखक ने अपनी डायरी का अंतिम पन्ना खुला और लिखा, तकनीक का उपयोग करो लेकिन उसे अपने जिंदगी पर शासन मत करने दो। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका विवेक है, ना कि उसकी स्क्रीन। सूरज ढल रहा था, पुलिया पर फिर बच्चे बैठे थे, लेकिन इस बार उसके हाथों में क्रिकेट का बल्ला, फुटबॉल और कुछ किताबें थी। कोई बच्चों ने अपने मोबाइल बैग में रख दिए थे। मल्होत्रा मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उनकी कहानी लिखने का उद्देश्य पूरा हुआ। मोबाइल एक साधन है, ज़बान नहीं। किसी भी चीज का लत इंसान की पढ़ाई, स्वास्थ्य और रिश्ते और भविष्य को नुकसान पहुंचाती है। समय दुनिया की सबसे अनमोल संपत्ति है, इसके लिए उसका सही उपयोग ही सफलता की पहली सीढ़ी है। माता पिता को बच्चों को केवल मोबाइल देना ही नहीं बल्कि उसका सही उपयोग भी सिखाना चाहिए। आत्म अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से कोई और भी बुरी आदत छोड़ी जा सकती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन और समय पर नियंत्रण कर लेता है वह जीवन में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। मोबाइल का उपयोग करें लेकिन अपने जिंदगी का नियंत्रण कभी मोबाइल को न दें, क्योंकि खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें ताकि ऐसा ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।